गर्मी के दिन थे। सभी लोग गर्मी से परेशान थे। रानू की तो चाय की दुकान थी। रानू की चाय की छोटी सी दुकान थी जिससे कोई भी उससे चाय नहीं खरीदता। गर्मी के कारण सभी लोग बहुत परेशान थे। रानू भी बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। बच्चों की फीस जमा करनी थी। मम्मा, कल हमारी फीस जमा कर देना। ये बात सुनकर रानू सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी सहायता कौन करेगा। फिर उसके मन में विचार आता है, मैं सेठ जी के पास जाती हूँ, क्या पता वो मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें। वह सेठ जी के यहाँ पहुँच जाती है और नमस्कार सेठ जी, आप मुझ गरीब की थोड़ी सी सहायता करें, मेरे बच्चों की फीस देनी है, मैं थोड़े दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगी। तुम रामलाल के पास जाओ, रामलाल से पैसे मांगो। मैं उसके बाद रानो रामलाल के पास जाती है। रामलाल एक सच्चा इंसान था। वह पेड़ के पास बैठा हुआ था। वह सभी गरीबों की मदद करता था। रानो उसके पास पहुंच जाती है और उससे बोलती है, भैया रामलाल, आप मुझ गरीब की थोड़ी सी सहायता करें, मेरे बच्चों की फीस जमा करनी है। वह थोड़े से पैसे देता है और उन पैसों को लेकर वह वहां से निकल जाती है और अपनी माँ के यहाँ पहुँचती है। माँ के यहाँ पहुँचने के बाद वह अपने घर की सारी बातें बताती है। गुड़िया और कुक्कू की फीस जमा करनी है माँ, और मेरा चाय पी का बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। गर्मी के कारण कोई भी चाय नहीं लेता। बेटा, इतनी गर्मी में चाय भला कौन लेगा। मेरा नींबू का पेड़ है, तू नींबू के पेड़ से रोजाना नींबू लेके जाया कर और ठंडा ठंडा शरबत बनाया कर, शायद तेरी इससे कोई सहायता मिल सके, कुछ हेल्प मिले। रानो इस बात से सहमत हो जाती है और वह नींबू के पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहां से वह काफी सारे नींबू इकट्ठे करती है। एक एक करके वह सभी नींबुओं को टोकरी में भर लेती है और नींबू लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वह एक ठेला तैयार करती है और उस ठेले पर ठंडा ठंडा शरबत बेचती है। सभी लोग उसके पास आते हैं और ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं। उसका शरबत बहुत स्वादिष्ट था। पहले दिन से ही काफी अच्छी उसकी इनकम हो गई थी। इधर रानो की सहेली गोरी और कालू खड़े थे। गोरी बहुत तेज और चालाक थी और वह हमेशा रानो से जलती थी। गोरी बोलती है, देखो पहले ही दिन में कितनी अच्छी कमाई हुई है कालू जी, हमें भी ये काम शुरू करना चाहिए। नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। हम नींबू कहाँ से लेकर आएंगे भला। नींबू ये अपने माँ के पास से नींबू लेकर आती है, हम भी रात को जाया करेंगे और नींबू लेकर आया करेंगे। हम चोरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी चोरी करते हैं पकड़े जाते हैं। उसके बाद रानो सुबह होती है और रानो वही रोजाना की तरह नींबू लेकर आती है और अपनी दुकान पर चली जाती है। इधर गोरी तो बहुत जल रही थी और वह तो कालू के पीछे ही पड़ जाती है कि मुझे तो नींबू का रस बेचना ही है। रानो बहुत मेहनती थी। वह दिन रात इस काम में लगी हुई थी। वह उसके खूब पैसे कमाती। इधर गोरी और कालू भी सोचते हैं, चलो हम भी ये काम शुरू करते हैं। फिर कालू भी मान जाता है। फिर गोरी बोलती है, हम भी रात को जाया करेंगे और नींबू लेकर आएंगे, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम भी अमीर बन जाएंगे। वैसे तो वह उसकी सहेली थी लेकिन मन ही मन बहुत जलती थी। उसके बाद कालो और गोरी दोनों रात में निकलते हैं और सभी लोग सोए हुए थे, उनको कोई भी नहीं देख पाता। फिर वे नींबू के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर नींबू तोड़ते हैं और टोकरी में रखते हैं। फिर वहां से नींबू लेकर चले जाते हैं। नींबू लेने के बाद वे अपना काम शुरू करते हैं। वे भी एक ठेला मंगवाते हैं और नींबू का ठंडा ठंडा रस बेचते हैं। इधर रानो बहुत परेशान थी। माँ, हमारे नींबू इतने कम कैसे होते जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कोई चोरी कर रहा है। उसके बाद गोरी अपने घर पहुंच जाती है और वहां पर एक ठेला तैयार करती है और ठंडा ठंडा शरबत बेचना शुरू कर देती है। रानो इसको देखती है और सोचती है। वह उसकी तरफ बढ़ ही रही थी। वह उसकी दुकान पर पहुंचती है और बोलती है,
गोरी, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत गर्मी पड़ रही है और सभी लोग ठंडा ठंडा पानी पियेंगे तो अच्छा रहेगा। अब तुम्हारी भी कमाई होगी। रानू के मन में कोई भी भेदभाव नहीं था। वे तो उसे अपनी फ्रेंड समझती थी, लेकिन गोरी तो बहुत चालाक थी। रोजाना उसका वही काम था। रात होती और अपना चोरी करने चली जाती। इधर रानो और उसकी माँ बातें करती हैं। माँ, मुझे तो लगता है हमारी चोरी हो रही है, हमारे नींबुओं को कोई चोरी कर रहा है। बेटा, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। फिर रात में वे नींबू के पेड़ के पास पहुंच जाते और वहां से वहीं पर उसकी माँ और रानो आ जाती, लेकिन वे खाली ही आ जाते। फिर रात होती है। फिर वे नींबू के पेड़ के पास पहुंचते हैं। इधर वे दोनों माँ बेटी आपस में बातें करते हैं। माँ, मुझे ही कुछ करना होगा। हम वहीं पर पीछे खड़े हो जाएंगे और देखते हैं कि हमारे पेड़ से कौन चोरी करता है। आज तो हमको देखना ही होगा। उसकी माँ और रानो पीछे ही खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचते हैं और वे उसको रोक लेते हैं। कालू, ये तूने अच्छा नहीं किया बेटा। चोरी करना बहुत गलत बात है। चोरी करने से भला क्या होता है, किसका भला होता है। माँ जी, माँ जी, हमें माफ कर दो। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी गरीब रानू की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था और पूरे जंगल में गर्मी बहुत तेज पड़ चुकी थी। इधर बगीचे के फूल सूख रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गुड़िया अपने बगीचे के पास बैठी हुई उदास बैठी थी। मम्मा मम्मा, क्या अब मेरा बगीचा सूख जाएगा? प्रिया बेटी, बारिश आएगी, मौसम बदलेगा और फिर देखना तुम्हारा ये बगीचा फिर से पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा। मम्मा, बारिश कब आएगी? यह तो मौसम का संकेत देने वाला पक्षी ही बता सकता है। मम्मा, मौसम का संकेत देने वाला पक्षी कहाँ मिलेगा? ऊंचे पेड़ पर घाटी के उस पार है उसका घर। गुड़िया सारी रात जागती है, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोचे जा रही थी कि अब सुबह होगी और कब वह अपने बगीचे को बचाने के लिए कुछ कर पाएगी। सुबह सवेरे गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो अपनी दोस्त मीना के पास जाती है। मीना, मेरा बगीचा सूख जाएगा। मेरे बगीचे के सारे फूल मर गए हैं, वो सब मुरझा जाएंगे। हमें बादलों से मिलने वाला होगा, लेकिन बादलों का कोई देश नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। हम बादलों तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर लगन सच्ची हो और मेहनत शामिल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैं आपके साथ हूँ। वह दोनों सहेलियाँ उड़ती हैं। घाटी के उस पार जाने के लिए तेजी से उड़ती हैं। अंकल, हमें मौसम का संकेत देने वाले पक्षी से मिलना है। उसका घर कहाँ है? आप ठीक दिशा में जा रही हो, लेकिन अगर आप बादलों तक जाना चाहती हो तो ये मुश्किल काम है। कोई नहीं कर सकता। ये काम मुश्किल है। मेरा फूलों का बगीचा सूख जाएगा। मैं अपने बगीचे को बचाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकती हूँ। दोनों सहेलियाँ फिर से उड़ती हैं और घाटी के उस पार पहुँच जाती हैं। अंकल, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन दिनों में बादल कहाँ चले जाते हैं? बेटी, मुझे नक्शा देखना होगा, फिर ही मैं बता सकता हूँ। मौसम का संकेत देने वाला पक्षी एक पुराना नक्शा उठाता है और उसे गौर से देखता है। सागर के उस पार। बादल इन दिनों सागर के उस पार होंगे, लेकिन सागर के पास तेज हवाओं से बचकर जाना बहुत मुश्किल होगा। गुड़िया, चलो हम जाएंगे। हम बादलों से मिले बिना वापस नहीं जाएंगे। दोनों सहेलियां फिर से उड़ती हैं। वह सागर की तरफ उड़ती हैं। तेज हवाएं उनका रास्ता रोक लेती हैं।
हवाएं गुड़िया और मीना को पीछे की तरफ धक्का दे रही थी, लेकिन वे हिम्मत से काम लेती हैं और उड़ती रहती हैं। सागर में नाव जा रही थी। गुड़िया और मीना नाव के मीनार पर बैठ जाती हैं। यह तो आसान हो गया, अब हम दूसरे किनारे आसानी से जा सकते हैं। गुड़िया, मैं तो पहली बार नाव में बैठी हूँ। दोनों सहेलियाँ थोड़ी ही देर में सागर की दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। बादल गहरी नींद में सोए हुए थे। गुड़िया बादलों को आवाज देती है, अंकल बादल, बादल अंकल। गुन्नू कौन है? कौन है अंकल? हम बहुत दूर से आए हैं अंकल, मेरा बगीचा सूख रहा है। सब कहते हैं कि मेरा बगीचा सूख जाएगा। यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था। कृपया करें हमारे साथ चलें और हमारे जंगल में बरसात कर दें। चिड़िया चिड़िया, सुना है तेरी बेटी बादलों के पास गई है। हाँ, मुझे भी तोते ने बताया, लेकिन मैं डरी हुई हूँ क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। बहुत बड़ी गलती की तेरी बेटी ने, इन चंद्र फूलों की खातिर अपनी जान खतरे में डालकर। बात चंद्र फूलों की नहीं है, यह जंगल सूख जाएगा, नदी नीले नाले सब सूख जाएंगे। अगर बरसात ना हुई तो सब मर जाएंगे। अगर उस बहादुर बेटी ने यह पहला कदम उठाया है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ तो तब करेंगे जब वो जिंदा लौटकर घर वापस आएगी। सागर की तेज हवाओं से बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे कहते हुए गोरी को भी वहां से चली जाती है। आज रोज बहुत नठा हुआ था। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वह अपने साथ वाले बड़े फूल से कहता है, मेरा ख्याल था कि यह पक्षी हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन ना हो सका। मैं मर जाऊंगा। आज शाम तक पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। हौसला रखो मेरे दोस्त, उम्मीद कभी मत छोड़ो। ऊपर आसमान की तरफ नजर रखो। जब बादल आएंगे तो जीवन लौट आएगा। फिर से जंगल में रौनक लगेगी, बाहर आएगी। चिड़िया बेटी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने दोस्तों से बात करनी होगी। फिर वह बादल अपने दूसरे बादल दोस्तों के पास जाता है। इस छोटी बच्ची की मदद करने कौन कौन जाएगा? सभी बादल मान जाते हैं। तो फिर आप सब्जी भरकर पानी पी लो। आज हम चिड़िया के घर पानी बरसने जा रहे हैं। फिर सारे बादल जेब भरकर पानी पीते हैं। गुड़िया और मीना बहुत खुश थी। फिर वह सब वापस चलते हैं। गुड़िया और मीना बादलों पर बैठकर आसमान की सैर करती हैं। अपने जंगल लौट आती हैं। बगीचे के सारे फूल ऊपर ऊपर आसमान में बादल देखकर खुशी से झूम उठते हैं। मम्मा, मम्मा मम्मा, हमने कर लिया। अगर मेरी सहेली मीना मेरे साथ ना देती तो यह बहुत मुश्किल था। बादल जोर से गरजा है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। मम्मा चिड़िया तो अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने जंगल के सभी पक्षियों के जीवन में बहार लाई थी। गुड़िया का बगीचा बारिश के पानी से धुल चुका था और फूलों का रंग पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। गुड़िया और मीना अपने बगीचे के पास बैठी हुई थीं और फूलों से बातें कर रही थीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कैसे गुड़िया ने अपने बगीचे को बादलों के पास जाकर पानी मंगवाया, ऐसे ही हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों की भी देखभाल करनी चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई भी पेड़ पौधा है तो प्लीज़ दोस्तों, उन्हें सुबह शाम रोजाना पानी देना चाहिए। इससे कि उनमें भी जान होती है और वे भी हमें दुआएं देते हैं। तो एक छोटा सा पक्षी ये काम कर सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी भी अपने आस पड़ोस के पेड़ पौधों को पानी दें और उन्हें जीवन दान दें। और दोस्तों, यही मेरी कामना है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।
इस चिड़िया के दिन भर में ना जाने कितनी जलेबियां बिकती होंगी। पता नहीं हमारी जलेबियों में क्या बुराई है। गौरी, चिड़िया की दुकान बहुत पुरानी है और मशहूर भी। उसके ग्राहक बने पड़े हैं और हमने अभी नई नई दुकान खोली है। वो दोनों कौवे पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे, तभी दो अमीर पक्षी चिड़िया की दुकान पर रुकते हैं और 2-2 किलो जलेबी मांगते हैं। गौरी फिर से उदास हो जाती है। चिड़िया को कौवों के मुंह पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अभी कुछ करती हूँ जिससे कौवों की उदासी दूर हो। और वो चिड़िया, जलेबी दे भी दे, हमें देर हो रही है। भाई साहब, वो दरअसल मेरी सारी जलेबी एक फंक्शन में जाने वाली है, इसलिए मैं इन्हें बेच नहीं सकती। आप एक काम करें, उन कौवों से खरीद ले, उनकी भी बहुत अच्छी जलेबी है। ठीक है, चलिए दोस्त, आज उन कौवों से ही खरीदते हैं। फिर वो दोनों ग्राहक कौवों की रेहड़ी पर चले जाते हैं। गौरी खुशी खुशी उन्हें जलेबियाँ तोलती है। कालू, चिड़िया ने अपने ग्राहक हमारी दुकान पे क्यों भेजे हैं? पता नहीं, ये तो पूछ के आना पड़ेगा। फिर वो दोनों चिड़िया की रेहड़ी पर आ जाते हैं। बताइए चिड़िया बहन, आपने ऐसा क्यों किया? देखें बहन जी, आप भी कमाने बैठी हो और मैं भी, फिर अकेले अकेले क्यों कमाऊं? दोनों की ही कमाई होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने ग्राहकों से झूठ बोला। चिड़िया, आप तो बहुत अच्छी हो, हम कौवों की दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम पक्के दोस्त हैं। आप अभी नए नए आए हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद करना। ठीक है चिड़िया बहन, अब हम अपनी रेहड़ी पे जाते हैं, कल बातें करेंगे। फिर वो दोनों कौवे अपनी रेहड़ी पर चले जाते हैं। चिड़िया का स्वभाव बहुत अच्छा था। अब से वो जानबूझकर अपने आदि ग्राहक कौवों के पास भेज देती, जिससे कौवों की कमाई भी होने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कालू, जलेबियों के काम में तो बहुत कमाई है। अभी तो हमारी दुकान ठीक से जमी भी नहीं और कितना मुनाफा होने लगा है। हाँ, अगर वो चिड़िया न हो तो हमारी बल्ले ही बल्ले हो जाए। हाँ कालू जी, आपने एकदम ठीक कहा, मगर वो चिड़िया जाएगी कहाँ? कहाँ जाएगी? भगाना पड़ेगा अपने शातिर दिमाग का यूज करके। फिर वो दोनों शैतान कौवे चिड़िया को भगाने की योजना बनाते हैं। अगले दिन जब चिड़िया अपने ठेले पर बैठी थी। गौरी, इस डिब्बे में नीम का रस है, तुम आँख बचाकर चिड़िया के जलेबी घोल में डाल दो, फिर उसकी सारी जलेबी कड़वी बनेंगी और सारे ग्राहक हमारे पास होंगे। गौरी कभी ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, हमारी रेहड़ी पर पानी खत्म हो गया है, जरा थोड़ा सा देना, कालू जी को जलेबी बनानी है। हाँ गौरी, क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ। चिड़िया जैसे ही मटके से पानी निकालती है, गौरी जल्दी से नीम का कड़वा रस जलेबी के भगोने में डाल देती है। चिड़िया बहन, आपने जलेबी घोल को कितना अच्छा बनाया है, कालू तो इसे पतला कर देता है। ऐसे गौरी कभी जलेबी घोल को घुमा भी देती है, जिससे चिड़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मुझे 20 रुपए की जलेबी तो देना, मैं यही खाकर जाता हूँ, भूख लगी है जोरों की। चिड़िया कबूतर को जलेबी दे देती है। कबूतर जैसे ही जलेबी खाता है, तुरंत ही थूक देता है। थू, कितनी बुरी जलेबी है, सारा मुंह खराब कर दिया। ऐसे बोलकर कबूतर कौवों की दुकान पर चला जाता है। चिड़िया तो देखती रह जाती है, इस कबूतर को क्या हुआ, रोज तो तारीफ करता है। चिड़िया बहन, मुझे जलेबी खानी है और 1 किलो घर लेके जानी है, गरम गरम बना दो। चिड़िया मिट्ठू तोते के लिए गर्मा गर्म जलेबी बनाती है, मगर वो जैसे ही जलेबी खाता है तो वो भी थूक देता है और चिड़िया को भला बुरा बोल के जाता है। चिड़िया खुद अपनी जलेबी खाकर देखती है, अरे ये तो कड़वी है, मगर मैंने तो पूरे ध्यान से बनाई थी, फिर क्या गलती हो गई? लगता है कुछ गलती से गिर गया होगा। फिर चिड़िया अपनी सारी जलेबी रास्ते में फेंक कर घर चली जाती है। कौवे तो बहुत खुश थे। अगले दिन चिड़िया फिर से जलेबी बनाती है, मगर गौरी कौवी तो आज भी आंख बचा के चिड़िया की जलेबी खराब कर जाती है। थू चिड़िया, लगता है जलेबी बनाना भूल गई, आज के बाद आऊंगा ही नहीं, क्या घटुआ जलेबी है। ऐसे उल्लू भी चिड़िया को खूब सुना कर जाता। अब जो भी ग्राहक आता है, चिड़िया की दुकान से कौवों की दुकान पर जाता। चिड़िया तो बहुत
दुखी थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, शायद इस मैदे में ही खराबी होगी। आज मैं किसी और से मैदा लाऊंगी। ऐसे सोचकर चिड़िया बाजार से मैदा लाती है और पूरे ध्यान से जलेबी बनाती, मगर गौरी का तो रोज का हो गया था। कालू, आज तो ऐसा केमिकल डाल के आई हूँ, पक्षियों का खाते ही पेट दर्द करने लगेगा और वो गुस्से में चिड़िया का ठेला ही तोड़ देंगे। हाँ गौरी, फिर हमारी ही जलेबियाँ बिकेंगी और हम अमीर हो जाएंगे। बोले चिल्दी, कितनी जलेबियाँ तोल दूं? चिड़िया 5 किलो जलेबियाँ दे दो, अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। रानो चिड़िया खुशी खुशी चील को 5 किलो जलेबी देती है। रानो, मैंने इतनी जलेबियाँ ली हैं, एक जलेबी खाने के लिए तो दे दे। हाँ चिल्दी, एक क्यों, आप ये 2 जलेबी खाएं। चील जैसे ही जलेबी खाती है उसके गुस्से का तो है। जलेबी कड़वी कब से बनने लगी? तू तो मेरी नाक ही कटवा देती। आज के बाद मुझे यहाँ दिखाई नहीं देना, वरना बहुत मार लगाऊंगी। चील गुस्से में कौवों की दुकान पर चली जाती है। चिड़िया तो बेचारी रोए जा रही थी। पता नहीं मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। चिड़िया ऐसे रोते हुए कौवों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। कौवे भी उससे झूठी हमदर्दी जताते हैं। चिड़िया बहन, अब क्या करें? जो होना था वो हो गया। मुझे तो लगता है तुम कोई दूसरा ही काम शुरू करो। हाँ गौरी बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ। चिड़िया वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर गौरी के ठेले पर रखी डब्बी पर जाती है। चिड़िया को शक होता है, वो चुपचाप उसे ले जाती है। ये तो नीम का रस है जो कड़वा होता है और मेरी जलेबियाँ भी तो कड़वी होती हैं। अच्छा, तो अब समझ आया ये गौरी हर रोज मेरे ठेले पर क्यों आती थी। गौरी, मैंने तुम्हारे साथ कितनी भलाई की और तुम ही मेरी दुश्मन बन गई, लेकिन अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम रानो नहीं। ऐसे चिड़िया अपना ठेला दोबारा से बनवाती है और कैमरे वाले मिट्ठू तोते को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया, आप चिंता न करो, उन कौवों को तो मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। फिर अगले दिन चिड़िया अपना ठेला दोबारा से उसी जगह पर लगा लेती है। कौवे तो बहुत हैरान थे। कितनी ठेठ है ये चिड़िया। कालू, घर से चूहे मारने की दवा लाती हूँ, एक आध पक्षी तो मरेगा, लेकिन फिर हमारा रास्ता बिल्कुल साफ और चिड़िया जाएगी जेल में। ऐसे गौरी कौवी घर से चूहे मारनी दवा लाती है और चिड़िया के पास चली जाती है। अच्छा हुआ रानो बहन जो आपने ठेला लगा लिया, वरना मेरा तो कल बिल्कुल भी मन नहीं लगा। हाँ गौरी बहन, एक पड़ोसी की कमी दूसरे पड़ोसी को ही होती है। अरे ये क्या, मेरी प्लेट तो नीचे ही गिर गई, मैं अभी उठाती हूँ। ऐसे चिड़िया जानबूझकर अपनी रेहड़ी से नीचे उतर जाती है। गौरी कौवी तो चूहे मारने की दवा झट से जलेबी के भगोने में डाल देती है। मिट्ठू तोता दूर बैठा सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। बात पूरे जंगल में फैल जाती है। ये देखो पक्षियों, इन कौवों ने क्या किया, आज इन्होंने मेरी जलेबियों में चूहों की दवा मिलाई। देखो ये कितने बुरे हैं। गौरी कालू के तो होश गुम थे। चिड़िया तमाम पक्षियों को दिखाती है। सब पक्षी गौरी कालू को तो मारने पर तुले थे। गौरी, मेरी रेहड़ी बंद करवाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी कि पक्षियों की जान की भी बाजी लगा दोगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हमें माफ कर दो चिड़िया, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बुरे कौवो, तुम माफी के लायक नहीं हो। अब चलो, पूरी जिंदगी जेल में जलेबियाँ बनाना, तुम्हें तो पहले रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस बुरे कौवों को पकड़कर जेल ले जाती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने थोड़े से लाभ के लिए भी इंसान को इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए जिससे दूसरों की जान पे ही बनाए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कालू सुनते ही सभी छोटे बच्चों को पता चल जाता कि जंगल में चाचा कौवा आइसक्रीम वाला आ गया है। आइसक्रीम, आइसक्रीम, मीठी स्वादिष्ट आइसक्रीम। चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा, अभी कल ही तो आपने आइसक्रीम खाई थी। मम्मा प्लीज, मेरा दिल कर रहा है। अपने बेटे की जिद देखकर मामा चिड़िया अपने बेटे को पैसे दे देती है और चिड़िया का बेटा पैसे लेकर जल्दी जल्दी से अपने घर से निकलता है। वो दूर से ही कौवे को आवाज देता है, अंकल अंकल रुक जाए, मुझे आइसक्रीम दे जाए। कालू कौवा रुक जाता है, मेरी आइसक्रीम तो खत्म हो गई, अब इसे क्या दूं मैं। अंकल बहुत मुश्किल से आपको ढूंढा है, ये ले पैसे और मुझे आइसक्रीम दे दे। कालू कौवा कुकू से पैसे लेकर रख लेता है और उसे बातों में लगाता है, तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है?
स्ट्रॉबेरी के पेड़ पर है ना घर तुम्हारा? अब मुझे जल्दी से आइसक्रीम दे दे। पहले पैसे तो दो। मैंने आपको अभी 10 रुपए दिए तो हैं। झूठ झूठ बोलते हो। चलो निकलो यहाँ से। बड़े आते हैं दिन में मेरे पास तुम्हारे जैसे बिना पैसों के आइसक्रीम खाने वाले। पापा अपना थैला लेकर आगे बढ़ता है और कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। अंकल कौवा गंदा है, अंकल कौवा। मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे आइसक्रीम भी नहीं दी। कुकू को रोता हुआ देखकर छोटा मिठू वहाँ आता है। कल अंकल कौवे ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मुझसे आइसक्रीम के पैसे ले लिए और मुझे बिना आइसक्रीम दिए ही चले गए। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा। कोई फायदा नहीं, लड़ाई बढ़ेगी। हम खुद ही उस अंकल कौवे को सबक सिखाएंगे। घर जाकर कालू कौवा गोरी कौवे से कहता है, आज आया था वो चिड़िया का बच्चा आइसक्रीम लेने। मेरे पास आइसक्रीम तो थी नहीं, मैंने पैसे रख लिए और उसे बिना पैसे दिए ही भगा दिया। कालू जी, क्यों छोटे बच्चों से धोखा करते हो? ऐसा करने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। चुप कर जाओ। मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ। तुम कौन होती हो मुझे भाषण देने वाली? रात की बात थी, गोरी कौवी चुप कर जाती है। कालू कौवा किसी की बात नहीं सुनता था। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से अपना थैला लेकर जंगल में आइसक्रीम बेचने के लिए निकलता है। आइसक्रीम आइसक्रीम, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। कबूतर का बेटा कीकी अपने पापा से कहता है, पापा पापा मैंने आइसक्रीम खानी है। बेटा मेरे पास 100 रुपए ही हैं, जाओ ये ले जाओ। और हाँ, बाकी के पैसे कौवे से वापस लेकर आना, भूल ना जाना। ठीक है पापा। कीकी अपने पापा से पैसे लेता है और चला जाता है। कौवे अंकल ये ले पैसे और मुझे 10 रुपए की आइसक्रीम दे दे। 100 रुपए का नोट देखकर कौवा खुश हो जाता है। लो ये लो, 10 में ज्यादा आइसक्रीम दी है मैंने। कीकी आइसक्रीम खाने लगता है और कालू कौवा बाकी के पैसे दिए बिना ही वहाँ से आगे जाने लगता है। कीकी कौवे अंकल से कहता है, अंकल मेरे बाकी के पैसे दे दे। कौन से पैसे? कौन से पैसे? तुमने मुझे 10 रुपए ही तो दिए थे। नहीं, मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया था। बच्चों से धोखा मत करें, मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे। जा बहुत देखे हैं तेरे जैसे झूठ बोलने वाले। मैं कौवा हूँ, कभी भूलता नहीं हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है और कीकी जल्दी से अपने घर जाता है। पापा पापा, वो कौवा मेरे सारे पैसे लेकर ही चला गया। मैंने 10 की आइसक्रीम ली और उसने 100 का 100 ही रख लिया। वो कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कबूतर अपने घर से निकलता है। जा कबूतर, मुझे तंग न कर। तेरे बेटे ने मुझे 10 रुपए ही दिए थे और 10 की आइसक्रीम खा ली। मैंने खुद कीकी को 100 रुपए का नोट दिया था तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो 10 रुपए ही लेकर आया था। कौवा वहाँ से चला जाता है और कबूतर कौवे का मुंह देखता ही रह जाता है। दूसरे दिन सभी छोटे पक्षी नदी किनारे जमा होते हैं। वो हम छोटे बच्चों को धोखा देता है, उसे सबक सिखाना ही होगा। वो हमेशा ऐसा ही करता है। उसने मुझसे भी पैसे ले लिए और मुझे आइसक्रीम दी ही नहीं थी। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। फिर छोटा मिठू अपने दोस्तों के काम में कोई बात बताता है। बुलबुल का बेटा बुलबुला कहता है, अब तो मजा ही आ जाएगा कौवे अंकल आइसक्रीम वाले से बदला लेने का। घंटी की आवाज आती है, आइसक्रीम आइसक्रीम। आ गया अंकल कौवा आइसक्रीम वाला आ गया। मैं जाता हूँ अंकल कौवे के पास और तुम सब पहाड़ों पर। कीकी अंकल कौवे के पास जाता है। अंकल पहाड़ों पर चील के बेटे की शादी है। वहाँ बहुत से छोटे पक्षी हैं। आपकी आइसक्रीम 1 मिनट में बिक जाएगी। अच्छा, फिर तो जंगल घूमने से अच्छा है मैं वहाँ ही जाता हूँ। कालू कौवा अपना थैला मोड़ता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कुकू अपने घर जाता है और अपने घर से एक मजबूत रस्सी लेकर वापस आ जाता है। सभी छोटे पक्षी भी पहाड़ों पर जाकर छुप जाते हैं। आइसक्रीम आइसक्रीम। वो आ रहा है, पता है ना सबको क्या करना है। सभी छोटे दोस्त हाँ में सर हिलाते हैं। जब कालू कौवा पहाड़ों के पास आता है तो छोटा मिठू कौवे के पास जाता है। अंकल वहाँ पेड़ के पास मेरा एक सोने का
यहाँ तो कोई सोने का सिक्का नहीं है। जब कौवा दूसरी तरफ जाता है तो सभी छोटे पक्षी मिलकर कौवे का थैला लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे अरे, मेरा आइसक्रीम वाला थैला कहाँ गया? कौवा पागलों की तरह इधर की आइसक्रीम खाने लगते हैं और मजे मजे से वहाँ बैठकर कौवे की सारी ही आइसक्रीम खा लेते हैं। मजा ही आ गया। छोटे बच्चों से पंगा लेता है कौवा अंकल। अब उसे समझ आ जाएगी कि हमसे पंगा नहीं लेने का। सारी आइसक्रीम खाने के बाद छोटे पक्षी कौवे का थैला वहाँ ही छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कौवा शाम तक अपना थैला ढूंढता है और फिर खाली हाथ ही अपने घर वापस लौट जाता है। कालू, आज क्या हुआ? आज क्यों मुंह बनाया हुआ है? गौरी, कोई मेरा आइसक्रीम का थैला ही चुरा कर ले गया। ये सुनकर गौरी कभी हंसने लग जाती है। तुम हर रोज छोटे बच्चों को धोखा देती हो और आज कोई तुम्हें ही धोखा दे गया। खिड़की में आकर सभी छोटे बच्चे बैठ जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, अंकल कौवे, आइसक्रीम का थैला घने जंगल में है। अंकल कौवे, आइसक्रीम का थैला घने जंगल में है। अंकल कौवे, आइसक्रीम का थैला घने जंगल में है। ये सुनकर कालू कौवा बच्चों के पीछे भागता है, लेकिन वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे छोटे पक्षी कालू कौवे को अच्छा सबक सिखाते हैं। आज मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए कुछ नया लेकर आने वाली थी। बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगी। आज मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ और वहाँ पे बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है। आज मेरे बच्चे खाना खाकर खुश हो जाएंगे। इस प्रकार मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर रही थी। कुकू बोलता है, मम्मा मेरे लिए मिठाई लेकर आना। और उसकी बेटी गुड़िया, मम्मा मेरे लिए पापड़ लेकर आना। ठीक है बेटा, तुम इस बात का ध्यान रखना, घर से बाहर मत निकलना। उसके बाद रानो चिड़िया घर से बाहर निकलती है कि थोड़ी ही देर में उसे गाजर दिखाई दे जाती हैं। वे गाजरों को देखती है और बोलती है, इसको तो मैं खा लेती हूँ और बच्चों के लिए दूसरा भोजन मीठा लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों ने तो आज मिठाई और पापड़ मांगे हैं। उसके बाद वे खाकर वहाँ से निकलती ही होती है। चलते चलते थोड़ी ही दूर होती है कि उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और मम्मा चिड़िया के सपने तो सपने ही बनकर रह जाते हैं। मेरे बच्चों के सपने तो सपने ही रह गए। मेरे बच्चों के बातें मेरे दिल में चुभ रही हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना। ये इंसान बड़े जालिम होते हैं, छोटे पक्षियों को देखते भी नहीं हैं। इस प्रकार मम्मा चिड़िया अपनी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है और वह अपने बच्चों के बारे में सोचती हुई मर जाती है। उधर कुक्कू और गुड़िया आपस में बातें करते हैं। भैया कुक्कू, मम्मा को तो बहुत टाइम हो गया, अभी तक मम्मा आई नहीं है और शाम भी होने वाली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है बहन। गुड़िया दीदी, कहीं ऐसा ना हो हमारी मम्मा को कुछ हो ना गया हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर गुड़िया बड़ी थी, कुक्कू छोटा था। गुड़िया अपने भाई कुक्कू को समझाती है, कुक्कू तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रहना और मैं अभी गौरी आंटी के पास जाती हूँ, क्या पता उनको पता हो। दीदी जल्दी आना, मुझे बहुत डर लगता है अकेले और मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, मम्मा को लेकर आना। इस प्रकार उसकी बहन गुड़िया वहाँ से निकलती है और गौरी के पास पहुँच जाती है। आंटी, गौरी आंटी, क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है? मेरी मम्मा इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी और अभी तक वहाँ से लौट कर नहीं आई हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। हाँ बेटी, मैंने तुम्हारी मम्मा को देखा था, वे इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। वहाँ पर मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट के कारण छोटी चिड़िया की तो मृत्यु हो गई है और तुम अब बेमाँ के हो गई हो। ये सुनकर तो गुड़िया की आंखों से आंसू की धारा बंद ही नहीं हो रही थी और गुड़िया सोचती है, हे भगवान, तुमने मेरी मम्मा को हमसे कैसे छीन लिया।
अब मैं और मेरे भैया अपने मम्मा के बारे में कैसे रहेंगे। इतना कहने के बाद गुड़िया वहां से उड़ती हुई अपने भैया के पास जा रही थी और रात होने वाली थी क्योंकि कुक्कू अकेला था। कुक्कू बैठा हुआ गुड़िया का इंतजार कर रहा था। फिर गुड़िया सारी बातें अपने भाई कुक्कू को बता देती है। भैया, कुक्कू, हमारी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। इंसानों ने हमारी मम्मा को कार एक्सीडेंट से मार दिया। उसके बाद वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और पूरी रात वे सोते नहीं हैं, सिर्फ रोते रहते हैं। मम्मा की यादें उन्हें सता रही थी। गुड़िया तो समझदार थी लेकिन कुक्कू तो बहुत छोटा था। कुक्कू, दीदी मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। ऐसा कहता कुक्कू लेटा हुआ अपने मम्मा के बारे में सोच ही रहा था कि इधर गोरी अपने पति कालू से बोलती है। सुनो सुनो, मैंने सुना है कि गोरी बोलती है, सुना, मैंने सुना है कि छोटी चिड़िया की तो मौत हो गई है कार एक्सीडेंट से। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। और अब तो हमें और भी आसान हो गया। अब हम उन बच्चों के पास जाएंगे और उनका घर हड़प लेंगे। इतना कहने के बाद वे दोनों बच्चों के पास पहुंच जाती हैं और बोलते हैं, बच्चों, गुड़िया, तुम इस घर को खाली कर दो क्योंकि ये घर मैंने बनवाया था और तुम्हारी मम्मा के पास तो कोई घर नहीं था और इस घर को आप खाली कर दो। ये घर अब हमारा है क्योंकि तुम्हारी मम्मा तो अब नहीं रही हैं। नहीं आंटी, ऐसा मत करो, हमें बेघर मत करो। हमारी मम्मा भी चली गई और हम जाएंगे कहाँ, हम तो अकेले हैं। तुम लोग जाते हो या नहीं जाते हो, मैं अभी डंडा लेकर आता हूँ और तुम्हारी अभी खैर लेता हूँ। उसके बाद गुड़िया बोलती है, नहीं, मेरे भैया को मत मारो, हम अभी जाते हैं। उसके बाद वे थोड़ा बहुत अपना सामान लेते हैं और दोनों बहन भैया वहाँ से निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वह दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं और रात होने के बाद पूरी रात चलते हैं और सुबह वे वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी रात हो जाती है। कालू, देखो कितना अच्छा घर है। पूरा घर ठंडा है, ठंडा। गर्मियों में भी कितनी ठंड लग रही है। छोटी चिड़िया बहुत मेहनती थी, उसने कितना अच्छा घर बनाया है। अब तो हमारी मौज आ जाएंगी। इस प्रकार दोनों बातें करते हैं। इधर कुक्कू और गुड़िया अंधेरी रात में बैठे पेड़ के पास बैठ जाते हैं। दोनों को अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। दीदी, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। कुक्कू भैया, चुप हो जाओ, आप रोना। रोने से कुछ काम नहीं चलेगा। मम्मी कहती थी ये इंसान बड़े जालिम होते हैं। इन इंसानों को हम पक्षियों को देख नहीं सकते और वे हमारी ये हालत कर देते हैं। इस प्रकार दोनों बहन भैया बातें कर रहे थे। वहीं पास में एक छोटी बकरी रहती थी। छोटी बकरी बैठी थी। उस बकरी को उस बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वह बोलती है, ये तो किसी छोटे बच्चे की आवाज़ है। मुझे जाकर देखना होगा कि कौन बच्चा रो रहा है। और ऐसे बकरी बैठे बैठे सोच रही थी और वह उस बच्चों की तरफ जाने को तैयार हो जाती है। फिर वे धीरे धीरे उन बच्चों की तरफ बढ़ रही थी। बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही थी और वे उधर की तरफ ही जा रही थी। फिर वे उन दोनों के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद स्वीटी बोलती है, बच्चों, तुम क्यों रो रहे हो? आंटी बकरी, हमारी मम्मी को इंसानों ने मार दिया है और हम अब बेसहारा हैं। हमारे पास कोई घर भी नहीं है रहने के लिए। अब हम जाएं भी तो कहाँ? और कौवा, गोरी आंटी और कालू कौवे ने हमारा घर भी हमसे हड़प लिया है। अब हम बेसहारा हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बच्चों, तुम रो मत। तुम्हारा कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।
तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी। वे हमारे लिए खाना लेने के लिए गई थी, लेकिन वे लौट कर नहीं आ पाए। हमें बहुत भूख लगी है और मेरी मम्मा को एक्सीडेंट से मर गई। मेरी मम्मा इंसानों ने मार दिया। उसके बाद बकरी उन्हें अपने घर ले जाती है और बोलती है तुम मेरे साथ चलो। फिर वे सभी बकरी के साथ उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। बकरी उनको अपने घर ले जाती है और वहाँ पर पहुँचती है और बोलती है बच्चों बच्चों, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुख मैंने भी देखा है। जब मैं सिर्फ 2 महीने की थी तो इंसानों मेरी माँ को कसाई को दे दिया था और जिसके कारण मैं भी बेसहारा हो गई थी। उसके बाद बकरी उन दोनों बच्चों को अपने घर ले आती है और उन्हें अपना दूध पिलाती है। बच्चों का पेट भर चुका था। बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आंटी आंटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया आंटी। अगर आज आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। आंटी, बच्चों तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहीं पर रहो। फिर बकरी उनके लिए घोंसला बना देती थी है और बच्चे खुशी खुशी उस घोंसले में बैठे हुए बकरी से बातें कर रहे थे और बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका इस दुनिया में कोई ना कोई सहारा जरूर होता है। तो दोस्तों, ये थी रानो चिड़िया की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गरीब रानो के यहाँ एसी। कुक्कू की मम्मा थोड़ी देर यही छाव में बैठ जाते हैं। 1 बज गया है, सूरज आग फेंक रहा है। गुड़िया के पापा, इस बार सुना है गर्मी सबसे ज्यादा होगी। सब पक्षियों को गर्मी का डर है, ना जाने क्या होगा। गुड़िया की मम्मा एक काम करते हैं, सरसों की फसल कटने से ही एक ऐसी खरीद लेंगे। फिर देखना हमारा घोंसला ठंडा रहेगा और बच्चे भी सुकून से सो पाएंगे। ना ना टुन्नू के पापा जी, एसी बहुत पैसों का आता है, ऊपर से उसका बिल भी बहुत ज्यादा आता है। हम छोटे किसान हैं, एसी का खर्चा नहीं झेल पाएंगे। रानो, इतने पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे कि एसी खरीद सकें। और रही बिल की बात, तो कौन सा 12 महीने चलेगा। बस 2-3 महीनों की तो बात होती है। मैं एसी लेकर आऊंगा, बच्चों को गर्मी में नहीं मरने दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, ले आना आप एसी। अब फसल में काम बाकी था, जल्दी जल्दी करना पड़ता। ऐसी बातें कर वे दोनों दोबारा उड़ जाते हैं और अपनी सरसों की फसल को पानी लगाते हैं। रानो चिड़िया खुरपी से पानी का रास्ता बनाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनकी सरसों की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। वह बग्घी में भरकर बाजार ले जाते हैं। देखो रानो, पूरे 45,000 की फसल बिकी है। चलो एसी लेकर घर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। बार बार बाजार में थोड़े ना घूमेंगे, आज ही ले चलते हैं। बच्चे बहुत खुश होंगे। फिर तो एक बड़ी दुकान से वे दोनों एसी खरीदते हैं और अपनी बैलगाड़ी में रखकर घर की तरफ चलते हैं। टिन्नू जी, आगे मिठाई की दुकान पर गाड़ी रोकना। मैं 2 किलो मोतीचूर के लड्डू लूंगी। 2 किलो क्यों, हम तो 4 पक्षी हैं। आधा किलो तुम, बहुत होंगे हमारे लिए। टिन्नू जी, इतनी महंगी चीज लेकर घर जा रहे हैं, हमें एसी का स्वागत भी तो करना होगा और घर आए पड़ोसियों का मीठा मुंह भी तो करना होगा। माँ कहती है कि नई चीज जब घर में आती है तो
सबका मुंह मीठा कराना चाहिए, जिससे घर में बरकत होती है। जब 4 लोगों का मुंह झूठा करांगे तो आप ही बताएं, ज्यादा तो चाहिएगी ना। मेरी माँ भी हर चीज को मिठाई से ही पूछती थी। अब जल्दी चलें। फिर वह दोनों मिठाई लेकर घर पहुंच जाते हैं। यही देखकर सारे बच्चे उनके घर में जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके माता पिता भी आ जाते हैं। हम में से किसी के घर में भी एसी नहीं है। गुड़िया कुक्कू, आप दोनों बहुत लकी हो जो एसी में रहोगे। रानू आंटी, जल्दी से एसी चलाओ ना, हमें भी इसका बहुत इंतजार है। फिर रानू चिड़िया आरती की थाली लेकर आती है और एसी चला देती है। सभी बच्चे एसी में बैठ जाते हैं और रानू सभी का मुंह मीठा कराती है। आओ आओ, सब मिठाई खाओ और एसी में बैठो। क्या रानो, तुमने गर्मी में बिठा रखा है, जरा एसी तो चलाओ, तभी तो मिठाई खाने में मजा आएगा। हाँ हाँ गौरी आंटी, सही कहती हो। पापा पापा रिमोट दो, मैं एसी को चालू करूंगी। आप सब देखना। फिर तो नोचुदा हंसता हुआ चिड़िया को रिमोट देता है। गुड़िया बटन दबाती है और एसी से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। हाँ, हो गया, क्या हवा है। अब चिड़िया के घर में तो मजे ही मजे थे। जब जब मुझे गर्मी लगेगी मैं तो यहीं आ जाया करूंगा। हाँ भाई, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। गर्मी में भी मुझे ठंड लग रही है। अरे हटो हटो, मुझे भी तो हवा खाने दो। हाँ 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 हाँ, कितनी ठंडी हवा है। ऐसा लग रहा है कहीं तेज बारिश हुई हो और उसके बाद ही ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। इस तरह से सब पक्षी रानों के यहाँ एसी की खूब तारीफ करते हैं और 10 बजे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गोरी कोवी को पसीने से नहा रही थी और कालो कौवा एक रुमाल ओढ़कर लेट जाता है। गोरी, मेरा रुमाल गर्म हो गया है, जरा पानी से भिगोकर देना। मैं नहीं दूंगी, हमेशा ऐसे फालतू जुगाड़ करते रहते हो। उस चिड़िया के परिवार को देखो, एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होंगे। हाँ मम्मा, सही बोल रही हो आप। और हम यहाँ गर्मी से मरे जा रहे हैं। हमसे भी अच्छे तो वे गरीब पड़ोसी हैं। हम तो बस नाम के ही अमीर हैं। कुछ शर्म करो कालू के पापा, कुछ शर्म करो। अब तो हमारा बेटा भी गर्मी से परेशान है। अब आप भी एक एसी ले आओ। 400 रुपए में अभी लाता हूँ एसी। तो फिर बिल कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। इस गर्मी में 1 रुपए कमाई नहीं हो रही है और मांग करती हो एसी की। रहने दो बेटा, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। अब चुपचाप लेट जाओ। वो कालू कौवा तो गर्मी में घर से बाहर निकलने को जरा भी तैयार नहीं था। गोरी का भी रानों के घर में एसी को देख देख कर अंदर ही अंदर जलने लग रही थी। एक दिन की बात है, गोरी कभी कुछ काम से जंगल आई हुई थी। तब एक हाँफती हुई बूढ़ी चील उसे रोक लेती है। कभी, बेटी बेटी, मेरा सांस फूल रहा है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? गला सूख गया है। लो, थोड़ा सा पानी बचा है, पी लो। बूढ़ी चील पेट भर पानी पीती है। उसके साथ एक बड़ा सा डब्बा था। वह चील माँ जी की इस डब्बे में क्या है? मेरी बेटी दामाद गरीब है, उनके लिए एसी लेकर जा रही हूँ, मगर ये गर्मी बहुत भयंकर है, मुझे उड़ने से पहले थका देती है। क्या आपकी बेटी का नाम माही चील है और उसका घर एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर है? हाँ, मगर तुम कैसे जानती हो? लो, मैं माही चील को पड़ोसी ही तो हूँ। उसके साथ वाले पेड़ पर ही मेरा घर है। अगर आप कहें तो ये एसी मैं माही चील के घर तक पहुंचा दूंगी। अब तो
और भी अच्छा होगा, बूढ़ी की मदद हो जाएगी और एसी भी पहुंच जाएगी। लो बेटी, संभाल कर ले जाना। गोरी बूढ़ी चील से एसी लेकर सीधे अपने घर आ जाती है और कालू को एसी की कहानी बता देती है। लो कालू, अब एसी तो आ गया, तुम बस बिल का इंतजाम करो, जो हर महीने हमारा ज्यादा बिल ना आए, वरना कहाँ से भरेंगे बिल का इंतजाम, तो मैं यूं ही कर दूंगा। रात को अपनी सर्विस रानो चिड़िया के मीटर में जोड़ दूंगा, फिर सारा बिल वो चिड़िया ही भरेगी। अब कालू का वह रात के अंधेरे में अपने घर की तार चिड़िया के मीटर से जोड़ देता है और एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात, क्या हवा है एसी की, पूरा घर मिनटों में ठंडा कर दिया। हाँ मम्मा, अब तो गर्मी भी नहीं लग रही है, सोने में भी बहुत मजा आएगा। ऐसे कौवा का परिवार मजे से सो जाता है। कुछ दिन बाद बिल आता है। देखो गोरी, हमारा बिल तो 300 रुपये आया है और उस टुन्नू का बिल आया होगा कई हजार। हमारे तो मजे ही आ गए। ये क्या रानो जी, 17,000 का बिल, इतना महंगा? मैंने कहा था ना, एसी का बिल बहुत ज्यादा आता है। अब भरो रानो, अब एसी को सिर्फ 2 घंटे के लिए चलाओ। एसी तो हम बिल भरते भरते कंगाल हो जाएंगे। फिर रानो एसी को दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही चलाती है, मगर कोवो का एसी तो हर समय चलता रहता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और दोबारा से बिल आ जाता है। बाप रे बाप, इस महीने का बिल भी 12,000 आया है, मगर हमने तो बस 2 घंटे ही एसी चलाई थी। टुन्नू जी, मैं तो कहती हूँ एसी को बंद करके रख देते हैं, अब पैसे नहीं बचे, घर में खाने को भी राशन लाना है। पिछले महीने 17,000 भरे हैं और पंखे में हवा खा लेंगे। बेचारी रानो अपना एसी डब्बे में बंद करके रख देती है। आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना ही गुजर जाता है। देखो मम्मा पापा, अभी तो हमारा बिल पूरा 11,000 का आया है, ये कैसे हो सकता है? हमने अपना एसी तो बंद कर दिया है, फिर यह बिल इतना क्यों आया है? टुन्नू जी, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, आप चेक करें। टिन्नू चिड़ा मीटर चेक करने जाता है और दूसरी डोरी को देखकर समझ जाता है, ये रही वो जड़ जो बिल गड़बड़ कर रहा था। कोहो के घर की तार उन्हें तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब अपनी और मिट्ठू कबूतर की डोरी को भी कौवे के घर से जोड़ देता है, तब पता चलेगा, बढ़कर आएगा ना उसका बिल। फिर टिन्नू चिड़ा अपने साथ साथ मिट्ठू और कबूतर की डोरी को भी कालू के मीटर से जोड़ देता है और घर जाकर पूरे 24 घंटे एसी चलाता है। दिन गुजरते गए और कौवों के घर का बिल आने लगा। उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वे भागकर अपना मीटर चेक करते हैं। गोरी, इस बार तो चाल उल्टी ही पड़ गई। सबके कनेक्शन हमारे मीटर से जुड़ गए हैं, तभी तो यह 50,000 का बिल आया है। हम और कब तक भरेंगे बिल? हमारे पास तो इतने बिल भी नहीं है। तुम्हारी बिजली ही काट दी जाएगी और तुम सब गर्मी से मरोगे। छी, कालू गोरी, शर्म आनी चाहिए। ऐसे खरीदने की औकात रखते हो और बिल चिड़िया से भरवाते हो। तुम्हें सबक सिखाने को टिन्नू ने ये सब किया। अब भरो 50,000 का बिल। मिट्ठू तोते ने इतना बोला ही था, तभी वह बूढ़ी चील अपनी बेटी और दामाद के साथ आती है तो बहुत गुस्से में थी। दामाद जी, यही है वह चालाक चील कवि जो मेरा एसी लेकर भाग गई, मारो इसे, छोड़ना मत। फिर तो चील गोरी को खूब मार लगाती है और अपना एसी लेकर लौट जाती है। वहां मौजूद सब पक्षी हंसते रह जाते हैं। कौवे को बहुत शर्म आ रही थी। गोरी और खाव एसी की हवा बिना बात को मार खानी पड़ रही है और ये भरो 50,000 का बिल। हाय हाय, गर्मी में मुझे कमाना पड़ेगा, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? इस प्रकार दोस्तों, कौवे को उसकी सजा मिलती है।
तो दोस्तों हमें कभी भी ऐसा गलत काम करना नहीं चाहिए जिससे हमें दूसरों के आगे शर्मिंदगी महसूस हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।